नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इंग्लिश लीगल वोकैबुलरी का पार्ट 2 देखेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल वर्ड्स देखे थे जो अक्सर कानूनी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें पहला वर्ड है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है अधिकार क्षेत्र या न्याय सीमा। तो किसी कोर्ट की न्याय करने की सीमा व अधिकार क्षेत्र कहलाता है दोस्तों उस न्यायालय का ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि उसका अधिकार क्षेत्र और उसके न्याय करने की सीमा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे तलाक, जैसे दोस्तों तलाक का मामला फैमिली कोर्ट में चलता है। चोरी और हत्या का मामला यह क्रिमिनल कोर्ट में चलेगा। और वैसे ही जो जमीन और पैसे से संबंधित मामला है वह सिविल कोर्ट में चलेगा। तो दोस्तों ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है न्यायालय का अधिकार क्षेत्र व न्याय सीमा, यानी कि जैसे तलाक का मामला क्रिमिनल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, जैसे जमीन और पैसे का मामला आप फैमिली कोर्ट में नहीं निपटा सकते। ठीक है दोस्तों, तो यह कहलाता है ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि अधिकार क्षेत्र और न्याय सीमा। इसमें दोस्तों एक चीज ध्यान रखने योग्य एक और बात है कि यदि कोई अपराध दिल्ली में होता है, यदि कोई अपराध दिल्ली में होता है तो उसका केस किसी अन्य राज्य, मान लो कोई यूपी में या उत्तराखंड में नहीं चलेगा। तो जो अपराध दिल्ली में किया गया है उसका केस दिल्ली में ही चलेगा, अन्य किसी राज्य में नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यह भी अधिकार क्षेत्र न्याय सीमा के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है अधिकार क्षेत्र और न्याय सीमा। नेक्स्ट है रेक्विजिशन। रेक्विजिशन का मतलब होता है दोस्तों आधिकारिक मांग या कानूनी मांग। तो कानून के तहत की गई कोई आधिकारिक मांग या कानूनी अधिकार के तहत किसी वस्तु, सेवा, दस्तावेज या संपत्ति को औपचारिक रूप से मांगना या अपने उपयोग में लाना। तो दोस्तों रेक्विजिशन का मतलब है किसी चीज की आधिकारिक मांग या कानूनी रूप से किसी चीज को मांगना। तो कानून के तहत की गई कोई आधिकारिक मांग रेक्विजिशन कहलाता है। कानूनी अधिकार के तहत किसी भी वस्तु, कोई भी सेवा है, कोई भी दस्तावेज है या कोई भी संपत्ति है, इसको लेके औपचारिक रूप से मांग करना या इसे अपने उपयोग में लाना रेक्विजिशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं सरकारी आदेश द्वारा आपकी गाड़ी चुनाव ड्यूटी हेतु लेना। तो इसे कहेंगे रेक्विजिशन, यानी आधिकारिक तौर पे या कानूनी तौर पे चुनाव के समय आपकी गाड़ी को चुनाव ड्यूटी हेतु ले रहे हैं। वैसे ही इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चुनाव के समय जिला प्रशासन द्वारा किसी निजी स्कूल भवन को मतदान केंद्र बनाने के लिए लेना। तो दोस्तों ये भी रेक्विजिशन में आएगा, जैसे कि आधिकारिक मांग और कानूनी मांग के तौर पे इसका उपयोग करना। ठीक है, तो चुनाव के समय जैसे जिला प्रशासन किसी निजी स्कूल भवन को मतदान केंद्र बनाने के लिए लेना, उसका उपयोग करना, यह भी रेक्विजिशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था रेक्विजिशन का अर्थ, यानी कि आधिकारिक रूप से मांग या कानूनी रूप से किसी चीज की मांग करना और उसका उपयोग करना। नेक्स्ट है रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है दोस्तों अनुतोष, उपाय या मदद। दोस्तों जो ये शब्द है अनुतोष, ये कानूनी भाषा में बहुत बार प्रयोग होता है, इसलिए इसको याद रखना है अनुतोष। ये जो अनुतोष शब्द है यह कानूनी भाषा में बहुत प्रयोग होता है, इसको ध्यान रखना है। अनुतोष का मतलब होता है रिलीफ, यानी अदालत द्वारा किसी पीड़ित पक्ष को दिया गया कानूनी उपाय या सहायता। तो अदालत द्वारा किसी पीड़ित पक्ष को जो कानूनी उपाय या सहायता दिलाई जाती है उसे ही कहते हैं रिलीफ। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं इंटरिम। इंटरिम का मतलब होता है दोस्तों अस्थायी, अंतरिम या बीच की अवधि। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों इंटरिम ऑर्डर, जैसे किसी मुकदमे के दौरान दिया गया अस्थायी आदेश। तो किसी भी मुकदमे के दौरान दिया गया अस्थायी आदेश इंटरिम ऑर्डर कहलाता है, यानी कि टेम्पररी बेसिस पे कोई आदेश दिया है। दूसरा है इंटरिम बेल। इंटरिम बेल का मतलब होता है नियमित जमानत मिलने तक दी गई अस्थायी जमानत। तो अस्थायी जमानत कहलाती है दोस्तों इंटरिम बेल,
यानी दोस्तों कोई भी जैसे मुकदमा चल रहा है तो जब तक उस पर निर्णय नहीं आ जाता तो उससे पहले उसके बीच की अवधि में जो ये बेल दिलाई गई है इसे कहेंगे इंटरिम बेल, है ना। तो बीच की अवधि अस्थायी तौर पे अभी ये मुकदमा चल रहा है, इस पे अभी अंतिम फैसला आने बाकी है, तो उससे पहले उस बीच की अवधि में जो इंटरिम बेल दी गई है इसे ही कहेंगे अस्थायी रूप से जमानत देना। ठीक है दोस्तों, तो इंटरिम का मतलब होता है अस्थायी रूप से, अंतरिम रूप से या बीच की अवधि का। ठीक है, आगे देखते हैं। लाइबल। लाइबल लाइबल का मतलब है लिखित मानहानि या अपमान लेख। दोस्तों ये लाइबल जो वर्ड है इसको हमने अपने मानहानि वाले चैप्टर में भी देखा था। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख लीजिए। तो लाइबल का मतलब होता है लिखित मानहानि या अपमान लेख। तो किसी के बारे में झूठी बातें लिखकर, छापकर या पोस्ट करके उसकी प्रतिष्ठा, उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना। तो किसी के बारे में भी कोई झूठे बातें लिखकर, छापकर या पोस्ट करके किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना ही लाइबल कहलाता है, यानी कि लिखित मानहानि, जिसे अपमान लेख भी कहते हैं। यह एक मानहानिकारक कथन है जो लिखित रूप में किया जाता है। दोस्तों इसको आपने ध्यान रखना है, मानहानि तो यह है ही, परंतु लाइबल का मतलब है जो लिखित रूप में मानहानि होती है। जैसे किसी के बारे में कुछ लिख दिया, किसी के बारे में कुछ छाप दिया या किसी के बारे में कुछ पोस्ट कर दिया, कोई भी झूठी बात, तो इसे कहेंगे लाइबल, यानी लिखित रूप में किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट है, अब है दोस्तों स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब होता है अपमान वचन या मौखिक रूप से की गई मानहानि। तो अपमान वचन हो गया या मौखिक रूप से की गई मानहानि, यानी मौखिक रूप का मतलब होता है मुंह से बोलकर। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के बारे में झूठी बातें, अफवाहें फैलाना जिससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे, तो इसे कहेंगे स्लैंडर, यानी अपमान वचन। यह एक मानहानिकारक कथन है जो मौखिक रूप से किया जाता है, यानी बोलकर किया जाता है, मुंह से बोलकर, मौखिक रूप से। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में मौखिक रूप से बोलकर, मुंह से बोलकर उसके बारे में झूठी बातें, अफवाहें फैलाना जिससे उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को, उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचे, तो इसे कहेंगे स्लैंडर, यानी कि अपमान वचन, और यह एक मानहानिकारक कथन है। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर जैसे दोस्तों हमने देखा था कि लाइबल तो हो गया लिखित मानहानि, यानी किसी के बारे में कुछ लिखकर, छापकर या पोस्ट करके, तो इसे कहेंगे लिखित मानहानि। और यह है स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब होता है अपमान वचन, यानी कि मौखिक रूप से किसी के बारे में बोलकर झूठी बातें बोलना, अफवाहें फैलाना, तो इसे कहेंगे स्लैंडर, यानी मौखिक रूप से की गई मानहानि। नेक्स्ट है कंटेम्प्ट। दोस्तों ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवमानना या तिरस्कार करना। तो कंटेम्प्ट, जब कोई व्यक्ति कोर्ट के आदेश को नहीं मानता या कोर्ट का अपमान करता है या किसी न्यायिक कार्य में बाधा डालता है, तो वह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी न्यायालय की अवमानना कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो कंटेम्प्ट का मतलब है अवमानना, तिरस्कार, यानी कोर्ट के किसी आदेश को नहीं मान रहा है, उसकी अवमानना कर रहा है या कोर्ट का अपमान कर रहा है या किसी भी न्यायिक कार्य में बाधा पहुंचा रहा है, तो इसे कहेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी न्यायालय की अवमानना करना। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन एडजुडिकेशन का मतलब है न्यायिक निर्णय या फैसला। तो किसी भी विवाद को सुलझाने या किसी मामले का निर्णय करने की कानूनी प्रक्रिया ही एडजुडिकेशन कहलाएगी। तो कोई भी वाद है या कोई भी विवाद है, उसको सुलझाने या किसी मामले का निर्णय करने की जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसे ही कहते हैं दोस्तों एडजुडिकेशन। जैसे कोई भी वाद है या किसी भी मामले में जब कोई सक्षम प्राधिकारी जैसे न्यायाधीश दोनों पक्षों की बातें सुनता है, सबूत और दस्तावेजों की जांच करता है और अंत में कानूनी निर्णय देता है,
तो वह प्रक्रिया एडजुडिकेशन कहलाएगी। तो दोस्तों मानो कोई वाद है या कोई मामला है दो पार्टियों के बीच, तो उस संबंध में जो सक्षम प्राधिकारी है जैसे न्यायाधीश हो गया, तो ये दोनों पक्षों की बातें सुनेगा, सबूत और दस्तावेजों की जांच करेगा और अंत में कानूनी निर्णय देता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, जो ये पूरी प्रक्रिया है, यह ही एडजुडिकेशन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो एडजुडिकेशन का मतलब होता है न्यायिक निर्णय या फैसला। नेक्स्ट है दोस्तों टेस्टेटर। टेस्टेटर का मतलब होता है दोस्तों वसीयतकर्ता, यानी वसीयत बनाने वाला व्यक्ति। तो जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति का वितरण करने के लिए वसीयत बनाता है, उसे ही कहते हैं दोस्तों टेस्टेटर। जैसे दोस्तों मान लो कोई बुजुर्ग आदमी है, वो अपनी वसीयत बना रहा है, तो वसीयत बना रहा है कि वो वसीयत इसलिए बना रहा है कि उसके मरने के बाद उसकी जो संपत्ति है उसका वितरण कैसे होगा, उसके बेटों में कितना बटेगा या उसकी बेटी को कितना भाग मिलेगा। तो उस संबंध में यहाँ पे बात हो रही है कि उसने अपनी वसीयत बना दी है। तो वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति का वितरण करने के लिए अपनी वसीयत बनाता है, इसे ही कहते हैं टेस्टेटर, यानी वसीयतकर्ता। तो उस बुजुर्ग आदमी को कहेंगे यहाँ पे टेस्टेटर, यानी वसीयतकर्ता। उसने अपनी वसीयत बना के रख दी है पहली कि उसकी मृत्यु होने के बाद जो उसकी संपत्ति है उसका वितरण उसके बच्चों में किस प्रकार से होगा, तो उस बुजुर्ग आदमी को कहेंगे वसीयतकर्ता, यानी टेस्टेटर। नेक्स्ट है दोस्तों स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज़ की जांच करना, निरीक्षण करना, छानबीन करना या समीक्षा करना। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है स्क्रूटिनी, अक्सर ये यूज़ होता है, तो इसको ध्यान रखना है। तो किसी भी चीज़ की बहुत ही सावधानी पूर्वक और गहराई से गहन और सूक्ष्म जांच करना ही स्क्रूटिनी कहलाता है। किसी भी चीज़ की बहुत ही सावधानी पूर्वक और गहराई से गहन और सूक्ष्म जांच करना, इसे ही स्क्रूटिनी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब होता है दोस्तों सत्रावसान, यानी संसद के एक सत्र की समाप्ति जिसके बाद एक नए सत्र की शुरुआत होती है। यानी सत्रावसान का मतलब होता है दोस्तों जैसे संसद है, संसद के एक पूरे सत्र की समाप्ति हो जाती है। जो स्पीकर महोदय हैं वो क्या करते हैं, सदन को जब सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देते हैं, तो उसके कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति महोदय जो है उस सत्र का सत्रावसान कर देते हैं। ठीक है, और एक नए सत्र की शुरुआत होती है, इसे ही कहते हैं प्रोरोगेशन, सत्रावसान। नेक्स्ट है एडजर्न। एडजर्न दोस्तों ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना या कुछ समय के लिए रोकना। तो जैसे किसी कार्यवाही या बैठक को अस्थायी रूप से रोक दिया या स्थगित कर दिया, तो उसे ही कहेंगे एडजर्न, यानी स्थगित कर दिया या कुछ समय के लिए उसे रोक दिया। इसको दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों जैसे कोर्ट ने किसी केस की सुनवाई को अगले दिन तक एडजर्न किया, यानी अगले दिन तक स्थगित किया। जैसे दोस्तों आपने सुना होगा द कोर्ट इज एडजर्न, तो कोर्ट ने उस केस की सुनवाई को एक अगली तिथि, एक अगले दिन तक एडजर्न कर दिया है, यानी स्थगित कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था एडजर्न का मतलब। एडजर्न का मतलब स्थगित करना या कुछ समय के लिए रोकना। कोई भी कार्यवाही है या कोई भी बैठक है उसे अस्थायी रूप से रोकना या स्थगित कर देना, यही कहलाता है दोस्तों एडजर्न। नेक्स्ट है दोस्तों रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट का मतलब होता है दोस्तों भरपाई करना, भुगतान या किसी चीज़ की प्रतिपूर्ति। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। जैसे किसी व्यक्ति ने अस्पताल में अपना इलाज कराया और पैसे खर्च किए, तो जो बीमा कंपनी है वह खर्च की राशि रीइंबर्समेंट के रूप में दे देती है, यानी भरपाई या भुगतान के रूप में उस व्यक्ति को दे देती है जिसने अपना इलाज अस्पताल में कराया और पैसे खर्च किए। और बीमा कंपनी ने जो जितना भी उसका पैसा इलाज में लगा है
उस खर्च की राशि को रीइंबर्समेंट यानी भुगतान के रूप में उस व्यक्ति को दे देती है बीमा कंपनी, तो इसे कहेंगे रीइंबर्समेंट। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। यदि किसी कंपनी के कर्मचारी ने ऑफिस की मीटिंग के लिए होटल में 2000 रुपये खर्च किए, मानो कोई कंपनी है, उसके कर्मचारी ने ऑफिस की मीटिंग के लिए किसी होटल में 2000 रुपये खर्च किए, तो बाद में ऑफिस ने जब रसीद जमा की, तो बाद में जब उस व्यक्ति ने जाके अपने ऑफिस में रसीद जमा की है, तो 2000 रुपये उसे रीइंबर्समेंट के रूप में उसकी कंपनी ने लौटा है। तो इसे ही कहते हैं रीइंबर्समेंट, यानी भुगतान किया है, भरपाई की है, प्रतिपूर्ति की है। ठीक है दोस्तों, तो ये है रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट का मतलब हो गया भरपाई करना, भुगतान करना या प्रतिपूर्ति। ठीक है दोस्तों, इस शब्द को याद रखना, प्रतिपूर्ति, ये अक्सर यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है दोस्तों कानूनी रूप से किसी चीज को खत्म करना या रद्द कर देना। जैसे किसी कानून, नियम या संधि को औपचारिक रूप से रद्द करना या समाप्त कर देना। तो कोई भी कानून है, कोई भी नियम है या कोई भी समझौता है या संधि है, कोई भी एग्रीमेंट है, उसे औपचारिक रूप से रद्द कर दिया या समाप्त कर दिया, उसे ही कहेंगे दोस्तों एब्रोगेट। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। जैसे किन्हीं दो देशों ने अपने पुराने व्यापार समझौते को एब्रोगेट किया, यानी कोई दो देश हैं, कोई दो कंट्री हैं, उनके बीच में कोई पुराना जो व्यापार समझौता था उसको उन्होंने एब्रोगेट कर दिया और नया समझौता किया, यानी जो पुराना व्यापार समझौता था उसको कानूनी रूप से, औपचारिक रूप से रद्द कर दिया, समाप्त कर दिया और एक नया समझौता किया। ठीक है, तो एब्रोगेट का मतलब होता है किसी भी कानून को, किसी भी नियम को या कोई भी एग्रीमेंट जो हुआ है उसको कानूनी रूप से खत्म कर देना या रद्द कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब होता है धमकी या डराना। इंटिमिडेशन, धमकी या डराना, यानी किसी को डर या धमकी देकर उसके जो व्यवहार है या फैसला है उसको प्रभावित करना ही इंटिमिडेशन कहलाता है। तो किसी को डराकर, किसी को धमकाकर उसके व्यवहार, उसके फैसले को प्रभावित करना ही इंटिमिडेशन कहलाता है। जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल है किसी गवाह को कोर्ट में झूठ बोलने या सच्चाई न बताने के लिए धमकी देना, इसे ही कहते हैं इंटिमिडेशन। तो इंटिमिडेशन में उस व्यक्ति ने कोर्ट में झूठी गवाही दे दी या जो सच नहीं बताया, जिससे उसका जो है फैसला या उसके व्यवहार को प्रभावित किया गया, इसे ही कहते हैं इंटिमिडेशन, यानी धमकी या डराना। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो अक्सर कानूनी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।